हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी परिवार सफलता 0 किलोमीटर में। और सफलता 0 किलोमीटर में हम लोग का जो मुहिम चल रहा है वो कौन सा मुहिम है? रीजनिंग में किसी को भी जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचाने का। और इस मुहिम में आप जुड़ चुके हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करिए और साथ में औरों तक शेयर करिए। तो आज हम इस सफर का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात रीजनिंग का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर क्या है? तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट। क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट। तो सर जी अब इसको हिंदी में बात करें कि हाँ, हिंदी में इस चैप्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी में क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गीकरण। तो इसका ठीक वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पे दो नाम है, एक क्लासिफिकेशन नाम है और उसका बाद और लगाया गया है ऑड मैन आउट। तो क्लासिफिकेशन का हिंदी नाम है वर्गीकरण, तो इसको हिंदी में वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। दूसरा हिंदी में नाम बात किया जाए तो विभाजितीय करना, इसका हिंदी में नाम है दूसरा। तो हम आशा करते हैं इसका जो दो नाम है वो नाम को अच्छे से आप दिमाग में बैठा चुके होंगे। तो इस प्रश्न की ओर जाने से पहले कुछ छोटी से छोटी बात आपको बता दें, क्योंकि कुएं में कूदने से पहले कुएं की गहराई की पता होनी चाहिए, अर्थात हम कब का पानी में डूब जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए इसका वर्गीकरण का अर्थ क्या होगा इस चैप्टर में? वर्गीकरण का अर्थ होगा कि इसमें कहीं ना कहीं दो समुदाय होंगे। दो समुदाय होंगे तो उसमें से एक समुदाय का संख्या ज़्यादा होगा। अब सर जी एक समुदाय का संख्या ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक जो दूसरा समुदाय होगा उसका संख्या कम होगा। इसका मतलब क्या है? जो छोटा वाला संख्या है और जो बड़ा वाला संख्या है वो दोनों, मतलब बड़ा वाला आप ताकतवर होगा, छोटा वाला क्या है वो थोड़ा कम ताकतवर होगा। इसलिए छोटा वाला को उस जगह छोड़ के भागना पड़ेगा, वहाँ से हट ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम लोग को बात करना है कि भैया जी यहाँ पे 6 गो ऑप्शन दिया हुआ है और 6 गो ऑप्शन में से कोई भी एगो ऐसा है जो पांचों का समुदाय से अपना संबंध नहीं रखता है, मतलब अकेला एगो है जो अलग से कहीं से आके बैठ चुका है, तो उसको हटा देना है वहाँ से। तो वही हमारा आंसर होगा। तो इसको वर्गीकरण, मतलब एक वर्ग है उसमें दो वर्ग का हम लोग को दो वर्ग बनाना है कि जिसका संख्या ज़्यादा है और जिसका कम है, ये दो वर्ग हम लोग को बनाना है। अब दो वर्ग बनाना है तो उस वर्ग में से छोटा वाला को हटा देना है। तो प्रश्न आएगा तो प्रश्न पर हम लोग जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे कैसे बन रहा है। और ऑड का मतलब जानते हैं, ऑड का मतलब कोई ऐसा चीज़ हो गया। देखिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। समझिए कि हम स्कूल जा रहे हैं, लाल पैंट है, लाल शर्ट है, ठीक है, लाल जूता भी है। अब हम काला टोपी लगा के जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? हैट यार ऑड लग रहा है, अगर लाल टोपी लगाता तो बेहतर लगता। तो मतलब क्या है? बेमेल हो जा रहा है। ऐसा कुछ होना चाहिए जो चारों चीज़ से मेल खाए। हम जूता पैंट शर्ट सब लाल पहने हैं तो लाल ही टोपी लगाएंगे तो मेल खाएगा, और वही काला टोपी लगा लेंगे तो बेमेल हो जाएगा। इसीलिए ऑड लगेगा वो देखने में। ठीक है, तो आउट का मतलब वहाँ से निकाल देना उसको, जो जिसका संख्या कम है, जो वहाँ पे एक अलग समुदाय से आके बैठ चुका है। अब समुदाय किसी भी आधार पे हो सकता है, उसके रंग के आधार पे हो सकता है, आकार के आधार पे हो सकता है, उसका रंग रूप संरचना ढांचा के आधार पे हो सकता है। तो हम जैसे जैसे प्रश्न का सामना करेंगे वैसे वैसे कई कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होंगे। तो इसलिए प्रश्नों को, वीडियो को बिना स्किप किए जितने भी हम प्रश्न को करवाएंगे उसे अच्छे ढंग से समझिए और कॉपी में नोट करने का कोशिश करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न और सबसे विवादित प्रश्न आप सभी के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। और कल जो वीडियो आया था यूट्यूब पे, क्या हुआ था कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, उसका अपडेट आ गया था। और अपडेट करने के बाद क्या हुआ था, सिस्टम गड़बड़ हो गया, जिस कारण कोई प्रश्न थोड़ा देर बाद शो कर रहा है और उसका ऑडियो थोड़ा देर पहले शो चल रहा है। तो इस कारण उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। इसको पुनः शूट करके, और उसी में से एक प्रश्न था जो विवादित था उसे हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए 1 नंबर प्रश्न है,
देखिए 1 नंबर प्रश्न में क्या शो कर रहा है, अप्रैल मई, ठीक मई के नीचे जुलाई, उसके बाद सितंबर के ठीक नीचे नवंबर। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा आप, इस प्रश्न में क्या है कि इस प्रश्न में है कि कोई में से 4 ऐसा है जो एक विषय से ताल्लुकात रख रहा है, मतलब कुछ में भी वो एक है, लेकिन एक वो ऐसा है जो थोड़ा अलग है। तो उसी अलग को निकाल के हमें बस दर्शा देना है कि भैया जी ये अलग है, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रश्न को विवादित प्रश्न पे हम बहुत जांच पड़ताल करने के बाद 2 कॉन्सेप्ट सामने लाए हैं। देखिएगा, अप्रैल और मई के बीच में कितना महीना का गैप होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के बाद मई, अप्रैल के ठीक बाद मई आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ओके, अब मई के बाद जून और जुलाई, एक का गैप आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा बात है। अब जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, यहाँ पे भी एक का आ जा रहा है, मतलब इन लोग के बीच में एक का गैप आ जा रहा है। अब सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, यहाँ भी एक का आ जा रहा है। मतलब क्या देख रहे हैं, इन लोग में यहाँ से यहाँ तक का चीज़ में एक का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ वाला में नहीं आ रहा है, यहाँ वाला में नहीं आ रहा है। तो इसका ठीक इधर वाला हमारा उत्तर हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है उत्तर? क्योंकि दोनों के बीच में एको गो गैप है नहीं। तो भैया बोलिएगा, दोनों का बीच में जब एक गैप नहीं है तो हम मई को काहे नहीं लेंगे? मई को हम इसलिए नहीं लेंगे कि मई का संबंध इधर जुलाई से भी बैठ जा रहा है, तो मई को लेंगे तो हमारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम अप्रैल को लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो अप्रैल 1 नंबर सही होगा। अब चलिए, इससे अगर आपको समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, एक और हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही है समझाना, और हमारा मकसद है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा दें, ताकि आप नहीं भी प्रैक्टिस करिए, आप सिर्फ वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना, तो आप एग्जाम हॉल में बैठेगा तो धुरंधर के तरह ऐसे ही वीडियो देख कर सिर्फ आप क्वेश्चन टच करिएगा तो हो जाएगा। तो इसलिए आप ये वाला समझ गए होंगे तो अच्छा बात है, तो एक और एक्स्ट्रा समझ जाइए, और नहीं समझ में आया होगा तो ये लास्ट वाला तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किस में आ रहा है? 4 में आ रहा है, इसका नीचे हम 4 लिख दिए, ठीक है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कितना में आ रहा है? 5 में आ रहा है। मई के बाद जून, जुलाई कितना में आ रहा है? 7 में आ रहा है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, ये 9 में आ रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 11 में आ रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 5, 7, 9, 11 ये क्या है? ये विषम संख्या है, और जो मेरा 4 आ रहा है, जो अप्रैल है, वह सम संख्या में आ रहा है। कैसे सम संख्या में आ रहा है? 4 सम संख्या होता है, इसलिए हमारा 9, 5, 7, 11 विषम संख्या में आ रहा है। तो सर जी हमारा अप्रैल जो है वह अलग हो जा रहा है इन लोग से, तो अलग हो जा रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वह अप्रैल 1 नंबर हो जाएगा। आशा करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग तक हम बेहद सरल तरीके से पहुंचा पाए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाता है। अगला प्रश्न है, गहना, चूड़ी, कंठी, गहना, चूड़ी, कंठी, कंगन, अंगूठी, इसको बनाने का कोशिश करिएगा। और हम बोर्ड पे इसलिए कई प्रश्नों को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जितने समय में जितने अधिक प्रश्न को करवाएंगे उतना लिखने में समय बर्बाद होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्नों को हम करवा दें। तो चलिए इसको नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहा है, आप देखिएगा और इस पे से एक ऑड को छांटिएगा, मतलब कुछ ऐसा है जो एक ऑड है उसको निकालिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा चूड़ी क्या होता है? चूड़ी पहना जाता है, कहाँ? हाथ में। कंठी भी पहना जाता है, कंगन भी पहना जाता है, अंगूठी भी पहना जाता है।
अब सर जी गहना नहीं पहना जाता, लेकिन आप क्या बोलिएगा कि सर जी आप कैसे बोल रहे हैं गहना नहीं पहना जाता, आप ऐसे ही बोल दीजिएगा हम मान लेंगे। वैसे नहीं होता है, आप बोलिएगा कि सर जी गहना पहना जाता है, कई तो हम आपको स्टेटमेंट क्या देंगे, गहना नहीं पहना जाता, गहना के अंतर्गत आने वाले चीज़ों को पहना जाता है। अब गहना के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती है। अब हो सकता है कान का बाली या हाथ का अंगूठी, पायल, मंगलसूत्र, गले का हार, ये सब गहना के अंतर्गत आता है। हम गहना को नहीं पहनते, गहना के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को पहनते हैं। तो सर जी यहाँ पे चूड़ी, कंठी, कंगन, अंगूठी हम पहनते हैं लेकिन गहना नहीं पहनते। तो हमारा गहना सटीक उत्तर हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाता है। सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय प्रशासनिक सेवा, रेलवे सुरक्षा बल। हम आशा करते हैं आप इसे बताइएगा, इसलिए जल्दी कोशिश करिए बताने का, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। और हम जितने भी प्रश्न को करवा रहे हैं प्रतिदिन, आप क्या करिएगा, आपने एक मोटा सा कॉपी में रीजनिंग के प्रत्येक प्रश्न को टाइप वाइज उसे लिखिएगा, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े टेस्ट के दिन या कभी भी, आप उसे बस संडे रिवाइज करिए। आपका रीजनिंग में धुरंधर ट्रिक के साथ आप परफेक्ट जो योद्धा होता है वो आप बन जाइएगा। चलिए बताते हैं आपको। सीमा सुरक्षा बल अर्थात क्या है? सीमा सुरक्षा बल मतलब एक फोर्स है, एक बटालियन है। भारतीय वायुसेना ये भी एक फोर्स है, ओके। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ये भी एक फोर्स है, और रेलवे सुरक्षा बल अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये भी एक फोर्स है। मतलब क्या है, कोई ना कोई यहाँ पे चारों जो है वो बल है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा ये किसी बल के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। काष्ठ शिल्प, जादू टोना, खाद्य कला, धातु शिल्प, बेंत शिल्प। चलिए बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद मैं हूं बताने के लिए। कहा जाता है कि जब तक खुद कोशिश ना करो तब तक किसी से नहीं पूछा जाता है। इसलिए हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपको पहले 30 सेकंड का समय या 20 सेकंड का समय, 15 सेकंड का ही समय देते हैं, ताकि आप एक बार गलत ही सही बताइए तो, लेकिन उसके बाद मैं हूं बताने के लिए। चलिए, काठ शिल्प मतलब काठ माने लकड़ी, और लकड़ी पे जो अपने कला को बिखेर दे उसे ही बोलते हैं काठ शिल्प। देखते हैं जैसे पलंग होता है, चारपाई होता है, उसे बनाया जाता है, मतलब खासकर बिहार वगैरह में ज़्यादा चलता है, लेकिन इधर भी चलता है कि जैसे पलंग बनाया जाता है तो जो सिरहानी होता है, जिधर सिर रखा जाता है, उस साइड में देखिएगा एक लंबा सा लकड़ी होता है, और उस लकड़ी पे बहुत से मोर, मतलब कुछ कुछ का आकृति बना दिया जाता है। तो ये काठ शिल्प के अंतर्गत आता है। तो ये कला हो गया। धातु शिल्प मतलब कान का बाली, सोना चांदी। सोना चांदी सब क्या है, एक धातु, एक प्रकार का धातु है, और इस धातु को एक आकार में बदल देना। देखते हैं आप आजकल की कान का बाली बहुत से डिजाइन का आ गया है, तो ये जो डिजाइन का कान का बाली आ गया है, इसे को एक शिल्प बोलते हैं। एक कला है, तभी ना एक आकार दे दिया गया कि मतलब कोई भी कान का बाली देख के आकर्षित हो सकता है, कोई भी स्त्री, कि हाँ यही मुझे चाहिए। अब भाई क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें एक विशेष कला को दर्शाया गया है, एक विशेष प्रकार का उसमें हुनर से उसे नवाजा गया है, इसलिए उसमें देखकर उसे मोहित हो जाती है। तो वो शिल्प के अंतर्गत आया गया है भाई, एक कला से उसे बनाया गया है। खाद्य शिल्प, खाना बनाना भी एक कला है। देखते हैं कोई कितना चटक मटक स्वादिष्ट खाना बनाता है, तो वो हो गया खाद्य शिल्प। बेंत शिल्प, बेंत मतलब बांस को बोला जाता है, और एक बेंत का पेड़ भी होता है। तो बेंत और बांस को मिलाकर जो लोग एक प्रकार उस पर कला बिखेर देते हैं, उसे बेंत शिल्प के नाम से जाना जाता है। लेकिन भैया जो जादू टोना है यह कोई कला नहीं है, ये आप सीख लीजिएगा। आप बोलिएगा हम कला है, ये एकदम गलत है, ये कला नहीं है। ये क्या है? ये असामाजिक तत्व के अंतर्गत आता है, ये किसी के हित में नहीं आता।
ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही होता है, इसलिए ये असामाजिक तत्व के अंतर्गत आता है और हमारा सटीक आंसर हो जाएगा जादू टोना। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाता है। बत्तख का बच्चा, बछड़ा, घेटुला, मजदूर और शावक। तो चलिए बनाने का कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, बत्तख का बच्चा क्या है? बच्चा है। बछड़ा भी क्या है? गाय का बच्चा है। घेटुला भी बच्चा है और शावक वो शेर का बच्चा है। लेकिन मजदूर भैया किसका बच्चा है? मजदूर किसी का बच्चा नहीं है। हाँ, किसी का बच्चा है, लेकिन बच्चे, मजदूर बोलने से किसी बच्चे का हमें जो मन में छवि बनती है वह नहीं बनता। शावक बोलने से एक छवि बन जाता है कि हाँ शेर का बच्चा होगा। बछड़ा बोलने से भी एक छवि बन जाता है कि हाँ भैया गाय का बच्चा को बछड़ा बोलेंगे। लेकिन मजदूर बोलने से ये नहीं बनता दिमाग में छवि कि हाँ आदमी के बच्चा को हम मजदूर बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए मजदूर हमारा एक ऑड हो जा रहा है यहाँ पे, और मजदूर को हम सटीक उत्तर में लेंगे और मजदूर को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हिंदी, इंसाइक्लोपीडिया, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश। कोशिश करिए बनाने का, उसके बाद मैं हूं बताने को, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करिएगा तब तक आपके दिमाग में ये नहीं बैठेगा कि सर जी हमने इसका उत्तर ये दिया था और इसका सर ने उत्तर ये बताया था। इसलिए पहले आप कोशिश करिए, उसके बाद मैं हूं आपको बताने के लिए। तो चलिए अब बताते हैं। हिंदी का मतलब, हिंदी एक लैंग्वेज है और फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है, स्पेनिश भी एक लैंग्वेज है। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया क्या है? इंसाइक्लोपीडिया विश्व ज्ञान कोश है। विश्व की जानकारी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, ये लैंग्वेज नहीं है। इसलिए हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया, और इंसाइक्लोपीडिया को हम टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष शो कर रहा है आपके बोर्ड पे। चाकू, कुल्हाड़ी, तीर, छुरा, आड़ी। चाकू, कुल्हाड़ी, तीर, छुरा, आड़ी। चलिए बताइए, उसके बाद मैं हूं आपको बताने के लिए। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं चाकू क्या है। चाकू जब हम चलाते हैं, चाकू से कुछ काटते हैं तो वह मेरे हाथ में पकड़ा, मतलब हम उसे पकड़ के रखते हैं। जब वो गतिशील अवस्था में हो उसे चलाएंगे तो हम अपने हाथ से पकड़कर। कुल्हाड़ी को भी अपने गतिशील अवस्था में रहेगा और चलाएंगे तो हाथ से पकड़कर। छुरा को भी और आड़ी को भी। लेकिन तीर को हम जब तीर को ऐसे टान के रखेंगे तभी तक मेरे हाथ में रहेगा, लेकिन वो गतिशील अवस्था में जाते ही मेरे हाथ से छूट जाएगा। इसलिए तीर यहाँ पे एक अलग समुदाय से अपना संबंध स्थापित कर रहा है। तो तीर को हम सटीक उत्तर में लेंगे और तीर को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है चीन, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, फ्रांस। चीन, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, फ्रांस। आपका समय शुरू हो चुका है, बनाने का कोशिश करिए। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। चीन, जापान, नेपाल और पाकिस्तान किस महादेश में पड़ते हैं? एशिया महादेश में। लेकिन फ्रांस जो है वह यूरोप महादेश में पड़ता है, इसलिए फ्रांस हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला, भाई, बहन, रिश्तेदार, भतीजा, भतीजी। एक बार और पढ़ते हैं। भाई, बहन, रिश्तेदार, भतीजा, भतीजी। चलिए इसको आप बनाए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी क्या होता है? ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्ते में आते हैं ये लोग हमारे। और रिश्तेदार मतलब रिश्तेदार में भाई, बहन, भतीजा, भतीजी सब लोग आ जाता है। जब ये लोग सब लोग रिश्तेदार में आता है
और हमारा रिश्तेदार को ही हम फिर लेंगे, क्योंकि ये लोग उसके अंतर्गत आते हैं और रिश्तेदार किसी के अंतर्गत नहीं आता। रिश्तेदार हमारा अलग हो जा रहा है। भाई बहन भतीजा भतीजी से मेरा रिश्ता होता है, लेकिन रिश्तेदार कौन है भाई? रिश्तेदार बोलने से कौन, दिमाग में छवि ही नहीं बन रहा है कुछ। भाई बोलने से हाँ मेरा एक भाई है, ये बन रहा है, लेकिन रिश्तेदार बोलने से कोई भी हो सकता है। तो रिश्तेदार बोलने से एक पार्टिकुलर कोई एक आदमी का छवि मेरे दिमाग में नहीं बन रहा है। लेकिन एक और चीज़ पकड़ रहे हैं कि भाई बहन भतीजा भतीजी ये लोग रिश्तेदार के अंतर्गत आते हैं। जैसे वहाँ पे क्या था कि गहना वाला, जब हम क्वेश्चन देखे थे कुछ देर पहले, उसमें क्या था, गहना में कंगन चूड़ी लहटू उन लोग के अंतर्गत आता है, गहना के अंतर्गत आता है, इसलिए हम गहना को सिलेक्ट किए थे। ठीक यही यहाँ पर भाई बहन भतीजा भतीजी जो है रिश्तेदार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम रिश्तेदार को लेंगे और रिश्तेदार हमारा ऑप्शन नंबर 5 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लखनऊ बिहार दिल्ली भोपाल चंडीगढ़। लखनऊ बिहार दिल्ली भोपाल चंडीगढ़। आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा लखनऊ दिल्ली भोपाल चंडीगढ़ ये क्या है, ये कहीं ना कहीं की राजधानी है, ये राजधानी से संबंध रख रहा है। लेकिन बिहार क्या है, बिहार खुद में एक राज्य है और ये राजधानी से संबंध नहीं रख रहा है, ये राज्य से संबंध रख रहा है, इसलिए बिहार हमारा सही उत्तर होगा और बिहार को हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे है आँख कान मुंह नाक दिल। आँख कान मुंह नाक दिल बताने का कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं। आंख कान मुंह नाक क्या है, शरीर के ऊपरी हिस्सा है, इसे हम देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा दिल है उसे हम देख नहीं सकते, वो शरीर के आंतरिक हिस्से है, वो शरीर का अंदर का हिस्सा है, इसलिए हमारा जो दिल है वो सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न है आपके, क्षमा करिएगा थोड़ा बगल का दुकान से आवाज आ रहा है। गुजराती तेलुगु कन्नड़ संस्कृत मराठी। इसको मैं आपको बता दे रहा हूं, गुजराती तेलुगु कन्नड़ मराठी ये क्या है, ये कोई ना कोई राज्य का राजकीय भाषा है, मतलब उस राज्य विशेष के अंतर्गत ही बोला जाता है। लेकिन संस्कृत जो है वह विस्तृत जन समुदाय पर अपना पकड़ बना के रखा है, विस्तृत जन समुदाय तक अपने पहचान को बना के रखा है संस्कृत, इसलिए किसी राज्य का भाषा नहीं है, ये पूरे मतलब समझ लीजिए कि पूरे एक बड़े से जन समुदाय पर इसका कब्जा है, इसलिए संस्कृत को हम लेंगे। लेकिन यहाँ पे बोलिएगा कि इन लोगों को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये राज्य के अंतर्गत बोला जाता है। जैसे हो गया गुजराती, तो गुजरात में ही बोला जाता है। अब हो सकता है कि इधर 1-2% इधर उधर बोला जाता होगा, लेकिन गुजरात का विशेष यह दर्जा प्राप्त है गुजराती को। लेकिन संस्कृत को किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये एक विस्तृत भूमंडल पर बोला जाता है, विस्तृत जन समुदाय पर इसका पहचान है, इसलिए हमारा हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न है शनि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी मंगल। शनि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी मंगल बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद मैं हूं बताने के लिए। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा शनि सूर्य चंद्रमा, शनि सूर्य पृथ्वी और मंगल क्या है, उपग्रह ग्रह है। शनि पृथ्वी सूर्य मंगल ये ग्रह है। आप बोलिएगा कि सूर्य ग्रह है, सूर्य तो एक तारा है। सर जी तारा है, लेकिन वह ग्रह के अंतर्गत भी आता है, इसलिए सूर्य शनि मंगल पृथ्वी यह एक ग्रह है और हमारा जो चंद्रमा है यह उपग्रह है, इसलिए हमारा चंद्रमा सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जा रहा है ग्रसनी महाशिरा धमनी नीलय आलिंद। चलिए बनाने का कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए बता रहा हूं, ग्रसनी
इसको बाद में बात करेंगे इस पर। महाशिरा, धमनी, नीलय, आलिंद, ये क्या है? ये शरीर के रक्त परिसंचार तंत्र का माध्यम है, उसका अंग है। रक्त परिसंचार तंत्र का अंग है। क्या अंग है? नीलय, आलिंद, महाशिरा और धमनी। लेकिन ग्रसनी क्या है? ग्रसनी हमारे शरीर के आहार तंत्र का अंग है, मतलब आहार तंत्र, भोजन क्रिया का अंग है, मतलब आहार तंत्र का ये अंग है। तो यहाँ पे ग्रसनी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है महाशिरा, धमनी, नीलय, आलिंद, ये जो है रक्त परिसंचार तंत्र से संबंधित है, लेकिन हमारा ग्रसनी आहार तंत्र से संबंधित है, इसलिए हमारा उत्तर ग्रसनी सही होगा। अगला प्रश्न है अमरूद, टमाटर, सेव, नारंगी, गाजर। अमरूद, टमाटर, सेव, नारंगी, गाजर। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अमरूद क्या है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पे लगता है, पेड़ पे। सेव भी ऊपर लगता है, टमाटर भी ऊपर लगता है, नारंगी भी ऊपर लगता है, लेकिन गाजर क्या है? जमीन के अंदर, जमीन के निचले सतह में लगता है, इसलिए हमारा गाजर सटीक उत्तर होगा। अगला दही, मक्खन, दूध, घी, पनीर। हम आशा करते हैं इस प्रश्न को आप जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि ऐसा 2 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, बनाने का कोशिश करिए। चलिए देखिएगा, दही, मक्खन, घी, पनीर, ये सब चीज किससे बनते हैं? दूध से बनते हैं। ये लोग, अगर दूध नहीं हो तो ये लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमारा दूध सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है पत्रकार, वकील, चिकित्सक, कचहरी, अभियंता। एक बार कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए तो मैं बता रहा हूं। देखिए मैं पत्रकार हूं, मतलब पत्रकारिता मेरा पेशा है। मैं वकील हूं, वकालत करना ये मेरा पेशा है। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, डॉक्टरी करना मेरा पेशा है। अभियंता मतलब इंजीनियर, नए चीज़ों को आविष्कार करना, नए चीज़ों को मार्केट तक पहुंचाना, ये जो है मेरा हुनर है। तो मतलब कोई ना, यहाँ पे पत्रकार, वकील, चिकित्सक जो है एक पेशागत पहचान है। लेकिन कचहरी अर्थात कोर्ट, मतलब अदालत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, ये जो है किसी का पेशा नहीं है, एक कोई पार्टिकुलर जगह का नाम है जहाँ से मतलब विभिन्न प्रकार के कामकाज होते हैं, कानूनी संबंधी कामकाज होते हैं, इसलिए कचहरी कोई पेशा नहीं है। तो कचहरी हमारा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इकट्ठा करना, छितराना, संचय करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। चलिए बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, इकट्ठा करना मतलब इधर उधर कुछ है, मतलब कोई सामान इधर उधर है, सबको एक जगह कर देना, मतलब इकट्ठा कर देना। संग्रह करना मतलब इधर उधर कुछ चीज़ है, उसको एक जगह संग्रह कर देंगे, संग्रह करना हो गया। अब इकट्ठा करना, इकट्ठा होना, सबको इधर उधर है, एक जगह हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया। संचय करना मतलब समझ लीजिए जो मेरा पैसा डालने का, सिक्का डालने का एक बैंक है छोटा सा माटी का, अब उसमें क्या किया, हम डेली 1-1 रुपया डाल के 1000 रुपया संचय किए हैं। तो मतलब क्या, इकट्ठा किए हैं 1000 रुपया, मतलब ये चारों का अर्थ एक हो जा रहा है। इकट्ठा करना, संचय करना, इकट्ठा होना और संग्रह करना, इसका क्या होता है, अर्थ एक जगह करना हो जा रहा है। लेकिन छितराना, छितार देना, इधर उधर बिखेर देना, ये क्या हो जा रहा है, इसका उल्टा अर्थ हो जा रहा है। तो हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, छितराना। अगला प्रश्न है कमल, गुलाब, जूही, चमेली, गोभी। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जानते हैं तरीका क्या है, पहले आंसर देना है, उसके बाद नीचे स्टेटमेंट देना है कि आपने क्यों इस उत्तर को सिलेक्ट किया है। तो चलिए हम आशा करते हैं आप इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पारा, ओजोन। आपका समय शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्या है? यह एक प्रकार का गैस है, लेकिन पारा जो है वह तरल धातु है। तरल धातु है पारा। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन ये जो है गैस है। इसलिए हमारा पारा ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में कोड क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट के नए टाइप के साथ, अर्थात दूसरे टाइप के साथ। और दूसरे टाइप में हम देखेंगे कुछ यूं ही प्रश्नों के साथ, कुछ ऐसे ही प्रश्न उसमें रहेंगे, लेकिन कुछ इंग्लिश में रहेंगे तो कुछ हिंदी में रहेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए घर में रहिए, आनंद रहिए और पढ़ाई करिए, साथ में वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना एकदम ना भूलिएगा। और कमेंट करके अपने अनुभव को हम तक पहुंचाइए, क्योंकि जब आप कमेंट में कुछ लिखते हैं तो हमें बहुत ही मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूं और अगला वीडियो शूट करने के लिए एक प्रेरणा हमारे अंदर सृष्टि होती है। और आप जानते हैं पिछले टेस्ट में कुछ छात्रों का नंबर बहुत कम आने के कारण मैं 2 दिन तक उदास था और जिस कारण वीडियो शूट नहीं हो पाया था, लेकिन फिर उन्हीं छात्रों ने कॉल करके बोला तो फिर वीडियो शूट करना पड़ा। तो चलिए अब अच्छे से पढ़ाई करिए और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।